गुड इवनिंग। इंडो चाइना रिलेशंस हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और पिछली क्लास में हम लोगों ने काफी कुछ कवर कर लिया था, बहुत थोड़ा सा पोर्शन इसका बचा हुआ है। और यहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे। हम लोगों ने कल वन बेल्ट वन रोड और उससे रिलेटेड दूसरी चीजों को देखा था। आज हम लोग बात करेंगे इंडो चाइना रिलेशंस में वन बेल्ट वन रोड से ही रिलेटेड एक और कंसेप्ट, जिसका नाम है सीपीईसी। सीपीईसी का मतलब है चाइना, पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। यहाँ पर हमारे लिए ये बेसिकली इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें तीन देशों का हित इन्वॉल्व है और तीनों ही इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट में से, एक चाइना है, एक पाकिस्तान है और एक हमारा इंडिया है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर ये देखना है कि बेसिकली ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है क्या, चाइना के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, पाकिस्तान के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस और इंडिया का इसमें क्या हित या अहित जुड़ा हुआ है। तो ये हमको सीपीईसी में देखना है, जिसका फुल फॉर्म है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको समझने से पहले, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोगों को मैप देखने की जरूरत है कि आखिरकार ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो क्यों इंपॉर्टेंस चीन के लिए रखता है। अगर हम चीन को देखें तो ये हमारा चीन है। और इस चीन में अगर देखा जाए तो ये पूरा हमारा चीन। यहाँ पर अगर देखा जाए तो चीन का जो ईस्टर्न पार्ट है, इस ईस्टर्न पार्ट में समुद्र है, ये वाले पार्ट में समुद्र है। लेकिन इसका जो पूरा वेस्टर्न पार्ट है, जो पूरा नॉर्दर्न पार्ट है और जो इसका साउथ वेस्टर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट भी है, ये पूरा क्या है, ये लैंड लॉक। यानी कि चीन को अगर कोई समुद्र पर है तो वो केवल कौन से पार्ट में है, ये वाले पार्ट। ठीक। दूसरी चीज यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि अगर चीन को ईस्ट एशिया के साथ व्यापार करना है, इन देशों के साथ व्यापार करना है, तब तो ठीक। लेकिन अगर चीन को व्यापार करना है यूरोप के साथ, चीन को व्यापार करना है सेंट्रल मिडिल ईस्ट के साथ, अफ्रीका के साथ, तो चीन को यहाँ पर व्यापार करने के लिए एक लंबे रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। या तो वो यहाँ से ऊपर जाए और पूरी दुनिया का चक्कर लगा के फिर लौटे। दूसरी बात, अगर वो ऊपर जाता भी है तो ऊपर हमारे पास आर्कटिक सी है, आर्कटिक सी में ये पूरा पूरा जो बर्फ से जमा हुआ होता है, ठीक है, फ्रिजिड जोन, आर्कटिक जोन है, यहाँ पर ये जमा हुआ होता है, तो ये चाइना के लिए फिजिबल है। चाइना के पास केवल एक रास्ता है फिलहाल, जिस रास्ते से वो व्यापार कर सकता है मिडिल ईस्ट के देशों के साथ, अफ्रीका के देशों के साथ और यूरोप के देशों के साथ। उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। और वो रास्ता बेसिकली है क्या, वो रास्ता है कि चीन यहां से निकले और साउथ चाइना सी का इस्तेमाल करते हुए, जहां पर इंडोनेशिया, ये मलेशिया है और ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में ये मलक्का की जो स्ट्रेट है, मलक्का जल संधि है, इससे होते हुए फिर ये आगे चले और अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, अरब देशों और दूसरे देशों की तरफ वो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके पास एक रास्ता है। अब समस्या ये है कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है। ये जो रास्ता साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है, और साउथ चाइना सी की अगर हम लोग बात करें तो साउथ चाइना सी खुद में एक विवादास्पद जगह है। साउथ चाइना सी खुद में एक विवादास्पद जगह है। अभी हम लोग साउथ चाइना सी के बारे में ही बात करेंगे। साउथ चाइना सी बेसिकली क्या है, ये जो समुद्र है, ये वाला हिस्सा समुद्र का, ये जो हिस्सा समुद्र का है, ये हिस्सा हमारा साउथ चाइना सी कहलाता है।
ठीक। और इस साउथ चाइना सी में चाइना की कुछ नीतियों की वजह से फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, और जो ये वियतनाम है, इनके साथ इसकी लगातार झड़प चलती रहती है। खास तौर से फिलीपींस के साथ इसकी झड़प चलती रहती है, और ये बड़ा ही विवादित एरिया है। ठीक। भारत के हित इस साउथ चाइना सी से भी जुड़े हुए हैं। क्या हित है हम लोग अभी देखेंगे कुछ देर में। तो फिलहाल ये वो रास्ता है जिस रास्ते से उसकी पहुंच बाकी जगहों के साथ मिडिल ईस्ट या यूरोप या अफ्रीका की तरफ हो सकती है, लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा विवादित एरिया है। तो चाइना ये जानता है कि हो सकता है कभी यहाँ पर इन देशों के साथ हमारी वार वगैरह हो जाए, और ऐसे वार वगैरह की वजह से या ऐसी जो सिचुएशंस है उनकी वजह से ये रास्ता हमारे लिए बंद भी हो सकता है। इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका भी एक यहाँ पर चाइना के विरुद्ध एक निर्णय आया था, जहाँ पर साउथ चाइना सी में चाइना का जो आधिपत्य है उसको उसने नकार दिया था। तो दूसरी चीज, यहाँ पर फिलीपींस और चाइना हमेशा एक दूसरे की जो नावें हैं उनको डुबोने की कोशिश किया करते हैं। तो ये जो रास्ता है व्यापार का, ये चाइना के लिए फिजिबल नहीं है। और चाइना ये जानता है कि आज नहीं तो कल इस रास्ते से उसको व्यापार करने में दिक्कतें होंगी। तो चाइना क्या कर रहा है, चाइना ने एक अल्टरनेट ढूंढा, और चाइना ने वो अल्टरनेट क्या ढूंढा समझ लेते हैं फिर उसको करते हैं। चाइना ने एक अल्टरनेट क्या ढूंढा, उसने ढूंढा कि ये जो पूरा रास्ता जहां पर हम ये आ रहे हैं, इस रास्ते को हम बाईपास कर सकते हैं, और कोई ऐसी तरीका निकाले इससे हम इस रास्ते का इस्तेमाल ही ना करें, बल्कि ये किसी नई जगह से ही हम यहाँ पर करें। तो चाइना का एक बहुत ही शुभचिंतक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। और ये जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान के साथ चाइना की पट्टी है। तो पाकिस्तान में यहाँ पर एक पोर्ट है जिसका नाम है ग्वादर, ग्वादर पे। तो चाइना ने यहाँ पर एक परियोजना की घोषणा की जिसका नाम है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इस परियोजना के अंतर्गत, ठीक, चाइना ने कहा ये जो पार्ट है चाइना का शिनकियांग प्रांत है, शिनकियांग प्रांत है। और चाइना ने कहा कि यहाँ से हम एक रेल और सड़क मार्ग बनाएंगे, जो रेल और सड़क मार्ग पाकिस्तान से होते हुए ग्वादर, जो इसका पोर्ट है पाकिस्तान का, वहां तक पहुंचेगा। और जब एक ग्वादर पोर्ट पहुंच गया तो इसकी पहुंच कहाँ पर हो गई, इसकी पहुंच हो गई इंडियन ओशन में। और यहाँ पर पहुंचने के बाद ये बड़ी आसानी से अरे जो अरेबियन जो कंट्रीज हैं इनके साथ, जो पाकिस्तान अफ्रीकन कंट्रीज हैं इनके साथ, और यहाँ से स्वेज रेड सी और स्वेज कनाल का इस्तेमाल करते हुए यूरोपियन देशों के साथ ये आसानी से व्यापार कर सकता है। तो ये इस जगह से उसको जो व्यापार में समस्याएं हो सकती हैं उनको उसने मद्देनजर रखते हुए ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के डेवलपमेंट की शुरुआत की है। दूसरी चीज और भी है कि जो चाइना है, चाइना अपने एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए ऑयल्स और नेचुरल गैसेस के लिए बेसिकली जो अरेबियन कंट्रीज हैं उन पर डिपेंडेंट है। चाइना खुद भी बहुत उत्पादन करता है, लेकिन उसका उत्पादन जो है वो पूरा नहीं पड़ता, उसकी जो खपत है तो वो यहाँ से जो अरेबियन कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया वगैरह से अपना जो ऑयल और जो नेचुरल गैसेस वगैरह और जो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उनका वो इंपोर्ट करता है, और इसको भी फिलहाल ये वहीं से लेके जा रहा है। ठीक है। तो अगर कभी ब्लॉकेड हो गया या रास्ता बंद हो गया वार वगैरह की वजह से या म्यूचुअल क्लैशेस की वजह से, तो चाइना की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाएंगी, और चाइना की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी, ठप हो जाएंगी। तो इस वजह से भी ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है चाइना के लिए इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान के लिए अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, पाकिस्तान के लिए इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि चाइना जब ये CPEC का डेवलपमेंट यहाँ पर कर रहा है तो इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में जब ये हिस्सा है तो इस पर पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली कहाँ से आ रहा है, चाइना से आ रहा है। तो पाकिस्तान में पहली चीज तो अच्छी सड़क बन रही है, रेल रोड कनेक्टिविटी हो रही है, यानी कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। दूसरी चीज, जब चाइना यहाँ पर ये कॉरिडोर बना रहा है तो इस कॉरिडोर के अलावा भी वो बहुत सारी चीजों का डेवलपमेंट वहां पर कर रहा है, जैसे पावर प्लांट्स वहां पर डेवलप कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वहां पर डेवलप कर रहा है। इसके अलावा मेट्रो रेल जहां जहां से गुजर रही है वहां वहां ये कोशिश कर रहा है कि मेट्रो रेल्स का डेवलपमेंट किया जाए। तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में इस CPEC के साथ साथ किए जा रहे हैं चाइना के द्वारा। इसका बेनिफिट पाकिस्तान को ये है। ठीक है।
दूसरी चीज, भारत का इसमें क्या हित है, तो भारत के हित को थोड़ी देर के बाद देखते हैं। फिलहाल जितना हम लोगों ने समझा है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं ऑन पेपर। तो सीपीईसी क्या है, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। सीपीईसी चाइना के लिए क्यों जरूरी है वो आपको समझ में आ गया होगा। पाकिस्तान के क्या हित इसमें जुड़े हुए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। भारत की बात है वो कुछ देर के बाद करते हैं। तो अगर हम लोग अब इसको समझें तो तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये लगभग, नोट करते जाइएगा, ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये लगभग 3,000, एक सेकेंड बस कलर चेंज कर लूं, ये लगभग 3,000 किलोमीटर लंबा एक चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। 3,000 किलोमीटर लंबा चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसका निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन जिसका हो रहा है पाकिस्तान। ठीक। अब ये क्या है, ये बेसिकली सी लैंड बेस्ड कॉरिडोर, यानी कि ये जो गलियारा है, ये गलियारा जमीनी भी है प्लस समुद्री भी है ना। ये गलियारा जमीनी भी है और समुद्री भी है। और बेसिकली इसका जो उद्देश्य है चाइना के लिए वो क्या है, चाइना के लिए इसका उद्देश्य है चीन के एनर्जी इंपोर्ट्स, या बोले तो चीन के जो ऊर्जा आयात है मध्य एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ जो उसका व्यापार है उसको सुरक्षित करना व मार्ग को रिड्यूस करना, यानी कि जो दूरी है उस दूरी को क्या कर देना, कम कर देना। अभी हम लोगों ने देखा था घूम के पूरा आना पड़ेगा उसको। ठीक है, दूरी को कम कर देना, घूम के उसको आना पड़ेगा पूरा, इसलिए ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक। और वो चाहता है कि जो एग्जिस्टिंग रूट है, वर्तमान जो मार्ग है, जो कहाँ से होकर जाता है, दक्षिणी चीन सागर से, यानी कि जो रास्ता साउथ चाइना सी से होकर जाता है उसे अवॉइड करना और उसका विकल्प तैयार करना। क्यों करना, क्यों अवॉइड करना और क्यों विकल्प तैयार करना, क्योंकि जो साउथ चाइना सी है, जो साउथ चाइना सी है वो क्या है, साउथ चाइना सी एक विवादित क्षेत्र है। विवाद खड़ा किसने किया है, चीन ने ही खड़ा किया है। और यहाँ पर भविष्य में यदि कोई युद्ध, टकराव, झड़प आदि होती है या विवाद बढ़ता है
तो चाइना के लिए ये व्यापारिक मार्ग बंद भी हो सकता है। चाइना के लिए व्यापारिक मार्ग बंद भी हो सकता है, और अगर बंद हो जाएगा तो उसके जो ऊर्जा आयात हैं ये रुक जाएंगे। ऊर्जा आयात रुकेंगे तो क्या होगा, उसकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं ये क्या होंगी, प्रभावित होंगी। ठीक। तो ऐसा ना हो इसलिए वो अब इस एक अल्टरनेट रास्ते को बना रहा है पाकिस्तान से होते हुए। ठीक है। और इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए जो इंडियन ओशन का जो अरेबियन सी है, अरब सागर है, यहाँ पर एक गहरे बंदरगाह के रूप में, गहरे बंदरगाह मतलब डीप वाटर पोर्ट के रूप में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को डेवलप किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर ग्वादर सिटी, ग्वादर कॉम्प्लेक्स जैसी और अलाइड परियोजनाएं भी साथ में वहां पर चल रही हैं। तो एक ग्वादर पोर्ट को यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, और इस ग्वादर पोर्ट को जिसे 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 रेल और रोड नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। किसके साथ जोड़ा जाएगा, वेस्टर्न चाइना के शिकियांग या सिंकियांग, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं लेकिन बोलते नहीं है, शिंकियांग हिंदी में क्या बोलेंगे, सिंह, प्रोनाउंसिएशन अलग है चाइना का थोड़ा। ठीक है, सिंकियांग प्रांत से जोड़ा जाएगा, सिंकियांग प्रांत से इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको देखें तो एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। ठीक है, अगर इसको देखें तो एक चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। अगर हम लोग इसका मैप बनाएं तो मैप में अगर देखें तो, ठीक, ये ईरान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है। यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान चाइना ईरान पाकिस्तान बॉर्डर के पास है ग्वादर। और यहाँ पर ये पाकिस्तान का चाइना का शिंकियांग प्रांत है, और यहाँ से और यहाँ से ये आपका ये है CPEC। समस्या ये है कि ये जो इलाका है ये POK का है, जो किस में आता है, इंडिया का। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका एक रफ डायग्राम हो गया। रफ क्या, एग्जाम में भी आप ऐसे ही बनाएंगे डायग्राम। यहाँ पर क्या लिखेंगे, CPEC। ठीक है, क्लियर। तो इसकी प्रैक्टिस करिए इस डायग्राम को बनाने की।
इस डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस करिए। और यहाँ पर अब इसके बाद ये तो आपका सीपीईसी हो गया। अब सीपीईसी के बाद अगर देखा जाए तो अब इसका पाकिस्तान में क्या असर पड़ रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि ग्वादर बंदरगाह को जोड़ा जाएगा चीन के सिंकियांग प्रांत से, और ये पाकिस्तान से होकर, चाइना से होकर, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के यानी कि गुलाम कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान रीजन से होते हुए गुजरेगा। लगभग 3,000 किलोमीटर लंबा है। ठीक है। अब पाकिस्तान को इससे क्या होगा? पाकिस्तान को बेसिकली इससे उम्मीद है, या उम्मीद क्यों, हो ही रहा है पाकिस्तान में यहाँ पर जो, क्योंकि जो पावर प्लांट लगाए जाएंगे इसी परियोजना के तहत, पाकिस्तान में पावर प्लांट, नवीकरणीय ऊर्जा प्लांट, रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स, मेट्रो रेल्स, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, ठीक है, इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सेस वगैरह का डेवलपमेंट होगा। पाकिस्तान के पास चाइना का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान का यहाँ पर बेनिफिट। पाकिस्तान में यहाँ पर इन चीजों का डेवलपमेंट हो रहा, तो इससे अब पाकिस्तान को लगता है कि उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो जाएगा। और क्योंकि पाकिस्तान में इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इतनी इन सब चीजों का, पावर प्लांट का, एनर्जी सेक्टर उसका स्ट्रांग होगा, मेट्रो रेल्स उसकी स्ट्रांग होंगी, ट्रांसपोर्टेशन उसका बेहतर होगा, इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनेंगे, तो पाकिस्तान को लगता है कि इसका बेनिफिट लेके वो क्या कर सकता है, इसका बेनिफिट लेके वो अपनी वो इकोनॉमी जो बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रही है और गुजरती आई है, और साथ ही साथ उसकी इकोनॉमी जो बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड है, उसको वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में कन्वर्ट कर सकता है। ये उसको यहाँ पर फायदा दिख रहा है। और चाइना और पाकिस्तान का जो पुराना साथ है वो जग जाहिर है, वो सब जानते हैं। ठीक। तो ये बेसिकली जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो ये। अब यहाँ पर जैसा हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर बेसिकली ये जो चीज है, ये चीज चीन और पाकिस्तान के बीच, ये जो चीज है ये चीन और पाकिस्तान के बीच जो स्ट्रैटेजिक जो अलायंस है, यानी कि एक जो सामरिक गठजोड़ है, ठीक है, उसका क्या है, उसका परिणाम है, सामरिक गठजोड़ का परिणाम। यहाँ पर अगली चीज हमको जो देखनी है वो ये है कि इससे बेसिकली क्या है, इससे जो चीन की जो डिपेंडेंसी है वो साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन पर कम होगी। अब आप कहेंगे तो इंडियन ओशन में ही है ना, तो कम कैसे होगी? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अब चीन जो है वो पहले अगर देखें और पुराने रास्ते को अगर वो देखें हम लोग उसके, तो चीन यहाँ पर पुराने रास्ते में इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन में ये इतना रास्ता पूरा तय करके यहाँ पर जाए। लेकिन अगर नया तरीका देखें और नए तरीके में देखें कि भाई वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो वो यहाँ से आएगा शिंकियांग से, और शिंकियांग से यहाँ पर आके दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं अपना कलर चेंज कर लेता हूँ। शिंकियांग में यहाँ से आके निकलेगा, और ग्वादर पोर्ट से वो या तो सीधे यहाँ चला जाएगा, या यहाँ से निकल के यहाँ रेड सी होते हुए वो पहुंच जाएगा सुएज कनाल, और सुएज कनाल से मेडिटेरेनियन सी होते हुए यूरोप पहुंच जाएगा, या वो अफ्रीका जाना है तो यहाँ से चला जाएगा। ठीक, केन्या में वैसे भी वो मोम्बासा जो उसका पोर्ट है वहां पर वो भी ओआर का एक वो बना रहा है।
तो अभी उसको पूरा इस इंडियन ओशन पर क्रॉस करना पड़ता है, लेकिन जो नया सिस्टम होगा उसमें इंडियन ओशन में उसको बहुत कम ट्रैवल करना पड़ेगा। इससे यानी कि उसकी जो इंडियन ओशन है उस पर उसकी जो निर्भरता है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और ये जो साउथ चाइना सी है, इस साउथ चाइना सी से भी उसको क्या मिलेगी, मुक्ति मिल जाएगी। तो ये बेसिकली चाइना का एक और यहां से होने वाला बेनिफिट है। ठीक है। अब यहाँ पर चाइना ये कोशिश कर रहा है कि जो ग्वादर पोर्ट है, ये जो ग्वादर पोर्ट है, इस ग्वादर पोर्ट का चाइना, ये जो ग्वादर पोर्ट है, इस ग्वादर पोर्ट का जो चाइना है वो व्यापारिक इस्तेमाल तो करेगा ही करेगा, वो सैनिक इस्तेमाल भी करेगा। चाइना हर जगह अपनी सैनिक प्रेजेंस या अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि वो अमेरिका और जो दुनिया की दूसरी पावर्स है उन पावर्स को एक संदेश दे सके और अपना प्रभाव स्थापित कर सके। ठीक है। तो अब ये इंडिया का देखना हमको बाकी है, पाकिस्तान के क्या बेनिफिट्स हैं, चाइना की उसकी क्यों जरूरत है और चाइना को क्या बेनिफिट है, वो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब सीपीईसी से इंडिया को क्या समस्याएं, ठीक है, सीपीईसी से इंडिया को क्या समस्याएं हैं। तो भारत और सीपीईसी, भारत और सीपीईसी, तो यहाँ पर देखें, पहले हम लोग को ये पता है, हम लोगों ने कल देखा था कि जो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट जो चीन का है, उसमें भारत शामिल होने से पहले ही मना कर चुका है। ठीक, उसमें वो शामिल नहीं हो रहा। और बेसिकली अगर हम लोग देखें तो सीपीईसी भी एक पिलर है, किसका, ओबीओआर का ही एक पिलर है सीपीईसी। ठीक। दूसरी चीज ये भी है कि इंडिया एक बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में है यहाँ पर, बहुत जटिल रिलेशनशिप में है यहाँ पर। अगर हम सीपीईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, जो कि कनेक्ट कर रहा है चाइना के सिंकियांग प्रोविंस को किसके साथ, पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के साथ कनेक्ट कर रहा है, जो कि अरब सागर में सिचुएटेड है। अब इंडिया की यहाँ पर कुछ आपत्तियां हैं। इंडिया की क्या आपत्तियां हैं, तो ऑब्जेक्शंस क्या है, इंडिया की आपत्तियां क्या है। ठीक है। इंडिया की पहली आपत्ति है अपनी संप्रभुता पर, वो इसको खतरा मानता है। इंडिया इसको अपनी संप्रभुता पर, अपनी सॉवरेनिटी पर खतरा मानता है। सॉवरेनिटी पर खतरा मानता है, सॉवरेनिटी कंसर्न नहीं, यहाँ पर सॉवरेनिटी पर खतरा कैसे मानता है। तो ऊपर हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जब ये सीपीईसी आ रहा है तो सीपीईसी का ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा कहाँ से होकर गुजर रहा है, ये हिस्सा होकर गुजर रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजर रहा है। और अगर देखा जाए तो ये जो इलाका है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन, गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन है, और यहाँ से होकर गुजर रहा है। तो इंडिया कह रहा है कि भाई ये जो सीपीईसी है ये गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन से होकर गुजर रहा है, जिस पर पाकिस्तान ने भले ही अवैध कब्जा कर रखा है, लेकिन ये आज भी किसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। अमित शाह ने बोला था ना कि इसको ऐसा नहीं भूलेंगे, जान दे देंगे इसके लिए। तो वही वाली बात है, हम जिस चीज के लिए जान देने को तैयार हैं वो चीज पाकिस्तान चाइना को दिए दे रहा है, चाइना उसका इस्तेमाल कर रहा है अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए, अपने कॉरिडोर को बनाने के लिए। और भारत से कुछ भी ना परमिशन ली गई, ना भारत को कहीं इसके लिए कुछ समझा गया। तो सिंपल सी चीज है, भारत कहता है कि भाई गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन से होकर गुजर रहा है, हम इसको मान्यता ही नहीं देंगे, क्योंकि ये तो हमारी संप्रभुता पर खतरा है। और ये बेसिकली अगर देखा जाए तो भारत कहता है कि ये हमारी क्षेत्रीय अखंडता, क्षेत्रीय अखंडता या इंग्लिश में बोले तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का उल्लंघन, यानी कि वायलेशन। ठीक। तो पहली चीज तो ये हो गई भारत का जो इसमें ऑब्जेक्शन। भारत का दूसरा ऑब्जेक्शन इस पे क्या है, भारत का दूसरा ऑब्जेक्शन है, भारत कहता है कि भाई सीपीईसी जब हो जाएगा तो हमारी सुरक्षा को खतरा हो, सुरक्षा को खतरा, यानी कि उसके पास सिक्योरिटी
कंसर्न भी है। सुरक्षा को कैसे खतरा होगा, जैसा मैंने भी बताया कि ये जो ग्वादर बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह का जो यूज करेगा चाइना, वो अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए तो करेगा ही करेगा, साथ साथ वो क्या करेगा, मिलिट्री एक्टिविटी भी यहाँ पर करेगा। ठीक है। और भारत कहता है कि जो ग्वादर बंदरगाह है और जो सीपीईसी है, इसका जो यूज है वो चाइना के द्वारा मिलिट्री पर्पजेस के लिए भी किया जाएगा। मिलिट्री पर्पजेस के लिए भी किया जाएगा, और अगर चाइना इसका इस्तेमाल मिलिट्री पर्पज के लिए करेगा तो ये क्षेत्र में भारत के लिए एक खतरा है। क्षेत्र में भारत के लिए एक खतरा है। तीसरी भारत की एक और जो पॉइंट है वो क्या है, चाइना के बारे में ये माना जाता है कि चाइना जो है वो कर्ज की राजनीति पे भरोसा करता है, डेट की कूटनीति पर भरोसा करता है, डेट डिप्लोमेसी। डेट डिप्लोमेसी क्या है, ठीक है, आप अपने पड़ोसी को लोन दे दीजिए, इतना लोन दे दीजिए कि बिल्कुल वो लहालोट हो जाए। ठीक है, इतना लोन दे दीजिए इतना कि वो चुकाने के लिए असमर्थ हो, और जब वो लोन ले दे और चुकाने में असमर्थ हो तो उसके मकान पे कब्जा कर। ठीक, तो ये डेट डिप्लोमेसी है। ठीक है, चाइना क्या कर रहा है, जो भी देश उसके साथ व्यापारिक संबंधों में है, जिन भी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, उन देशों में वो इतना कर्जा दे देता है कि वो देश उसके कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, और जब कर्ज के जाल में फंसने के बाद जब वो कर्ज या उसका ब्याज चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो चीन क्या करता है, चीन कहता है कि ये वाला बंदरगाह हमको दे दो, चीन कहता है ये वाला इलाका हमको दे दो, लीज पर दे दो, और हम इस पे मिलिट्री बेस बनाएंगे, या और भी वो अपनी जायज और नाजायज मांगे वहां पर रखना शुरू कर देता, और इन्हीं डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके उसने हम बनटोटा ले लिया श्रीलंका से। ठीक है, मोम्बासा केन्या का, और भी दुनिया भर में वो फैला हुआ है, जिससे, और इससे वो क्या बना रहा है, ये बना रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। क्या बना रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ठीक, और ये माना जा रहा है कि ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये जो मोतियों की माला बना रहा है, वो भारत को घेरने के लिए बना रहा है। ठीक? हमारी रक्षा मंत्री ने क्या कहा था कि चीन हमारा दुश्मन नंबर एक है। तो भारत को ये चिंता है कि पाकिस्तान चाइना के द्वारा कर्ज के जाल में फंसा लिया जाए। कर्ज के जाल में चाइना के द्वारा पाकिस्तान को फंसा लिया जाएगा। और क्यों, क्योंकि सीपीईसी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है, जिसमें बहुत सारे इलाके को पाकिस्तान को डेवलप करने के लिए चाइना लोन दे रहा है। ठीक है, और इससे जब पाकिस्तान उसके डेट ट्रैप में फंस जाएगा तो पाकिस्तान क्या बन जाएगा, पहले से ही उसकी कठपुतली है और कठपुतली बन जाएगा, और कठपुतली बन जाएगा। और इससे क्या होगा, इससे होगा कि इलाके में चाइना का प्रभाव बढ़ेगा। चाइना का प्रभाव बढ़ना किसी भी हालत में भारत के लिए और दूसरे, जैसे अमेरिका भी इसकी चिंता करता है, जापान भी इसकी चिंता करता है। तो ये इस इलाके में चाइना का प्रभाव बढ़ना किसी भी तरीके से भारत के लिए हितकर नहीं है। ठीक, तो ये तो इंडिया के ऑब्जेक्शंस है। अब इसका इंडिया पर प्रभाव क्या पड़ रहा है। ठीक, तो ये क्या था, ये था हमारा इंडिया ने क्या ऑब्जेक्शंस दिए हैं, इंडिया ने क्या इसके ऊपर अपनी चिंता जाहिर की। ऑब्जेक्शंस के बाद अगर हम लोग देखें तो अब बात आती है कि इंडिया पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। इसको हम लोग डाल लेते हैं सेगमेंट नंबर 1, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सेगमेंट नंबर 2, भारत पर इसका प्रभाव। अब भारत पर इसका प्रभाव क्या होगा, आर्थिक प्रभाव, यानी कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अब प्रभाव क्या, सही प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, गलत ही प्रभाव पड़ेगा, नुकसानदायक ही प्रभाव पड़ेगा, तो डिसएडवांटेज बोल सकते हैं।
डिसएडवांटेज कैसे बोल सकते हैं भाई? अगर सीपीईसी सफल हो जाता है, अगर सीपीईसी सफल हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? ये चीन और पाकिस्तान के बीच एक सुलभ और प्रभावी मार्ग बन गया। सुलभ और प्रभावी मार्ग बन जाएगा। ठीक है। और ये सीधे सीधे क्या करेगा? इंडिया को बाईपास कर, इंडिया को बाईपास कर देगा। और इससे जो भारत है, इसकी जो आर्थिक कंपिटिटिवनेस है, उस पर क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। तो आर्थिक रूप से भी भारत के लिए ये क्या है? नुकसानदायक है। ठीक। दूसरी चीज, क्षेत्रीय प्रभाव, रीजनल इम्पैक्ट। तो ये क्या करेगा? ये रीजनल डायनेमिक्स को भी प्रभावित करेगा। रीजनल डायनेमिक्स को प्रभावित करेगा। रीजनल डायनेमिक्स को क्यों प्रभावित करेगा? क्योंकि भारत के दो क्षेत्र में दो प्रतिस्पर्धी, बोले प्रतिस्पर्धी तो अच्छी उसमें हो जाएगा, दो विरोधी हैं, दो दुश्मन हैं एक तरीके से। ठीक है। एक पाक चाइना, और एक दूसरा जो है वो कौन है? पाकिस्तान। और दुश्मन दुश्मन या हमारे विरोधी विरोधी जब एक साथ आएंगे, या उनके एक साथ तो पहले से हैं, उनके बीच के संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाएंगे, तो इससे जो रीजनल बैलेंस ऑफ पावर है, जो क्षेत्रीय जो जो शक्ति संतुलन है, वो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बिगड़ेगा। और ये क्षेत्रीय शक्ति संतुलन अब भारत के पक्ष से निकलकर इनके पक्ष में चला जाएगा। इनका पलड़ा क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीपीईसी से चीन और पाकिस्तान के बीच के संबंध और प्रगाढ़ हो जाए। चीन और पाकिस्तान के बीच के संबंध और प्रगाढ़ हो जाएंगे, यानी कि उनके रिलेशंस और मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रॉन्गर रिलेशंस हो जाएंगे चीन और पाकिस्तान के। इससे क्या होगा? इससे जो शक्ति संतुलन है, पावर बैलेंस है, ये क्या हो जाएगा? ये बिगड़ेगा। और चीन प्लस पाकिस्तान, इनका पावर जो होगा, कंबाइंड पावर बढ़ जाएगा। और इंडिया का जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और ये इंडिया के जो सामरिक हित हैं, भारत के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट या सामरिक हितों के विरुद्ध हो जाएगा। स्ट्रैटेजिकली इंडिया के ये पक्ष में नहीं रहेगा, मतलब इंडिया के स्ट्रैटेजिकली जो हित हैं वो क्या हो जाएंगे? इससे इन निगेटिवली प्रभावित होंगे, ऋणात्मक रूप से प्रभावित होंगे, उसमें नुकसान है। अब भारत ने जब इतने, भारत को दिक्कतें हो रही हैं, भारत को नुकसान हो रहा है, भारत को समस्याएं हैं, तो भारत ने क्या किया? ठीक। तो भारत, तीसरा, भारत का रिस्पॉन्स क्या है? अब भारत का क्या रिस्पॉन्स है? तो भारत ने यहाँ पर इसका कूटनीतिक विरोध किया। अब सेना लेकर तो नहीं पहुंच जाएगा, मिसाइल तो नहीं दाग देगा, तो बंद करो, बुलडोजर चला दे रहे हैं, है ना? तो कूटनीतिक विरोध किया, और भारत जो है वो लगातार कूटनीतिक माध्यमों से सीपीईसी का विरोध,
करता आ रहा है। दूसरी चीज, भारत जो है वो वैकल्पिक व्यापार मार्गों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एनएसटीसी हम लोगों ने कल बात की थी, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, या और सही से बोले तो इंटरनेशनल, आईएनएसटीसी, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। किसके लिए? टू काउंटर सीपीईसी, यानी कि सीपीईसी के जवाब में भारत आईएनएसटीसी को, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर या अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे को डेवलप करने का काम कर रहा है। इसके अलावा भारत इस मुद्दे पर अन्य देशों के साथ सहयोग स्थापित कर रहा है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, एक्सेट्रा। और इनके साथ वो क्या कर रहा है? इनके साथ वो बात कर रहा है, इनके साथ वो काम कर रहा है टू प्रमोट, यानी कि प्रोत्साहन देने के लिए। किसको? टू प्रमोट अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक। और किस लिए? चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर भारत ये सारे काम इसके उसमें कर रहा है, भारत के ऊपर जो भी है देखा हम लोगों ने अभी। तो भारत जो है वो शुरुआत से ही जो सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, इसको शुरुआत से ही वो शंका की निगाहों से देख रहा है, क्योंकि ये भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा, भारत की अखंडता और भारत के जो आर्थिक हित हैं उनके विरुद्ध है। उन पर ये क्या कर रहा है? प्रभाव डाल रहा है। सॉवरेनिटी और अखंडता पर कैसे प्रभाव डाल रहा है? क्योंकि ये गिलगित बाल्टिस्तान पीओके से होकर गुजर रहा है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का भाग है और भारत का अनन्य भाग माना जाता है। ठीक है। और इसके बाद इसको इसको काउंटर करने के लिए, इसके जवाब में भारत क्या कर रहा है? भारत दूसरे वैकल्पिक व्यापार मार्गों जैसे आईएनएसटीसी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे वगैरह के डेवलपमेंट की बात कर रहा है, और क्षेत्रीय जो सहयोग है उसको बढ़ाने का भी वो काम कर रहा है, जिससे कि जो 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 इंडो पैसिफिक रीजन में हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है, इस हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक फ्री, यानी कि मुक्त और खुला, फ्री और ओपन, मुक्त और खुला जो है वो व्यापार को प्रोत्साहन यहाँ पर मिल सके। ठीक। ये सीपीईसी और सीपीई से रिलेटेड बाकी सारी चीजें थी। सीपीईसी के बाद हम लोग अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज पर, और जिसका नाम है साउथ चाइना सी का जो डिस्प्यूट चल रहा है वो। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट में सीधे तौर पर तो भारत की कोई भागीदारी नहीं है, लेकिन भारत के कुछ हित उससे जुड़े हुए हैं, जिसलिए ये जो है एरिया वो भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं साउथ चाइना सी की समस्या बेसिकली है क्या। तो साउथ चाइना सी जो है वो बेसिकली चीन के दक्षिण में स्थित एक समुद्र है। ठीक? चीन के दक्षिण में स्थित एक समुद्री इलाका है साउथ चाइना सी। अगर हम मैप में देखें
अगर हम मैप में देखें तो ये जो इलाका है, ये इलाका आपका साउथ चाइना सी है। कौन सा इलाका? ये जो इलाका है, ये आपका साउथ चाइना सी है, दक्षिण चाइना सी। अब इस साउथ चाइना सी के अगल बगल कौन कौन से देश हैं? तो साउथ चाइना सी में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो देश हैं वो एक तो ये है चाइना, ये है आपका फिलीपींस, ये जो देश है ये है वियतनाम, ये है आपका इंडोनेशिया। ये भी मलेशिया किस्से में आता है, ये इंडोनेशिया, तो ये मलेशिया ही, और ये बोर्नियो, तो ये भी मलेशिया। बोर्नियो में हम लोगों ने जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा तो हम लोगों ने देखा था कि जो बोर्नियो है वो पैसिफिक ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है। और यहाँ पर ये तीन भागों में बटा हुआ है, नीचे वाला हिस्सा इंडोनेशिया का, ऊपर वाला हिस्सा मलेशिया का, और एक ब्रुनई यहाँ पर भी एक देश है। तो ये देश है। अब यहाँ पर बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जो चीन है, चीन ये कहता है कि जो दक्षिण चीन सागर है, दक्षिण चीन सागर पूरा का पूरा इसका है। यहाँ पर उसने एक लाइन खींच के रखी है जिसको 9 डैश लाइन बोलते हैं। 9 डैशेस के द्वारा इसको डिमार्केट किया है। ये 9 डैशेस कौन कौन से, ये मैं बना रहा हूँ, ये 9 डैशेस। ये ये जो लाइन है इसको बोलते हैं 9 डैश लाइन। यहाँ पर दो आइलैंड हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। एक आइलैंड का नाम है पैरासेल्स आइलैंड, नीचे है स्प्रैटली आइलैंड। इन दोनों आइलैंड्स पर भी विवाद है। अब दक्षिण चीन सागर जो है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये इलाका है, और यहाँ पर दो प्रमुख द्वीप हैं, एक है पैरासेल्स आइलैंड और एक है स्प्रैटली आइलैंड, और इन पर चीन का नियंत्रण है। बेसिकली अगर देखें तो यहाँ पर 90% जो आइलैंड्स है, 90% आइलैंड्स पर चीन ने कब्जा कर रखा है, और बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल आइलैंड भी उसने बना दिए, और इन आइलैंड पर उसने अपने क्या बना रखे हैं, मिलिट्री बेसेस बना रखा है। तो जो नेचुरल आइलैंड है उस पर तो कब्जा किए ही किया है उसने, कई सारे यहाँ पर कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी डेवलप कर लिए हैं, और वहां पर अपने उसने मिलिट्री बेसेस बना दिए हैं। ठीक। चीन ये कहता है कि यहाँ पर एक 9 डैश लाइन खींची गई है, ये 9 डैश लाइन के अंदर जितना भी इलाका है वो सब किसका है? वो सब समुद्र, वो सब इलाका जो है वो चाइना का है। यूएन क्लॉज एक है, अंतरराष्ट्रीय जो समुद्री विधि जो कानून बनाती है, उसके अनुसार एक नियम है कि किसी भी देश की जो टेरिटोरियल जो सीमा है उससे 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होगा उस पर उसका अधिकार होगा, और उसके बाद आगे का जो इलाका है उस पर उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक यानी कि जो 200 नॉटिकल माइल तक उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र होगा। ये बातें आपको पता होगी, जियोग्राफी में हम लोगों ने पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो सीमा से जो लिमिट है, बेस लाइन है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का उसका सॉवरेनिटी होती है, उसका इलाका होता है। और अगले जो 200 नॉटिकल माइल्स तक है, उन 200 नॉटिकल माइल्स तक जो उसका जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो चाइना तो न जाने कहाँ तक पहुंच गया। ठीक है। सैकड़ों किलोमीटर, सैकड़ों नॉटिकल माइल्स तक वो यहाँ पर कब्जा किए बैठा है। कब्जा किए क्यों बैठा है? साउथ चाइना सी के आखिरकार ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है? तो पहली चीज, साउथ चाइना सी जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट का पार्ट है। वो ट्रेड रूट जो इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ता है, गल्फ जो जो स्टेट ऑफ मलक्का है उस। दूसरी चीज, ये जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी में बहुत सारे
नेचुरल रिसोर्सेस का कंसंट्रेशन है। बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो प्राकृतिक संसाधन है वो है यहाँ पर पाए जाने वाला तेल और यहाँ पर पाई जाने वाली नेचुरल गैस के रिजर्व्स। तो ये बहुत ही रिजर्व ये इस एरिया में पाए जाते हैं, नेचुरल गैसेस के और ऑयल के रिजर्व, पेट्रोलियम के रिजर्व पाए जाते हैं। और जो चाइना है वो यहाँ पर इसलिए और ज्यादा कब्जा करना चाहता है। ठीक है, तो ये जो है ये इम्पोर्टेंस है साउथ चाइना सी की, कि नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से चीन इस पर पूरा का पूरा कब्जा करना चाहता है। दूसरी चीज ये भी है कि जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी एक गेटवे है, एक दरवाजा है। तो इस दरवाजे के माध्यम से स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए जो इंडियन ओशन है वो किससे कनेक्ट होता है, पैसिफिक ओशन से कनेक्ट होता है। ये पैसिफिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है। नीचे से भी जा सकते हैं, लेकिन नीचे हम जानते हैं क्या चलता है, सिक्सटीज और फिफ्टीज, यानी कि आ, रोरिंग सिक्सटीज, शाउटिंग सिक्सटीज, फ्रेटनिंग फिफ्टीज जैसी हवाएं चलती हैं, समुद्र तूफानी होता है। तो वो ट्रेड रूट वगैरह के लिए ठीक नहीं है। याद करिए जब मैंने आपको पढ़ाया था, विंड वगैरह पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था ना कि रोलिंग सिक्सटीज, फ्रेटनिंग फिफ्टीज जो विंड्स हैं वो नीचे चलती हैं, और 60 और 50 और 400 के आसपास के इलाकों में। और वहां पर समुद्र जो है बहुत ज्यादा अशांत होता है, तूफानी हवाएं चलती हैं, इस वजह से ट्रेडिंग रूट्स के लिए वो जगह सूटेबल नहीं है। तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता इंपॉर्टेंस रखता है। और अगर हम देखें तो दुनिया का जो 1/3 व्यापार होता है वो 1/3 व्यापार इसी मार्ग से होता है। 1/3 व्यापार इसी मार्ग से होता है, और ये इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है किससे, पैसिफिक ओशन से। तो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये साउथ चाइना सी एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन रखता है, यानी कि स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट जगह है साउथ चाइना सी। ठीक। अब चाइना जो है वो 9 डैश लाइन को मानता है। अच्छा, इसी 9 डैश लाइन को, ये ताइवान है, ये ताइवान। ठीक। ताइवान इसको 11 डैश लाइन बोलता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप 9 डैश लाइन ला। ठीक है, तो अब 9 डैश लाइन मानता है, और ये पूरे इलाके को चाइना अपना बना बताता है। लेकिन इसके इस दावे को ना तो फिलीपींस स्वीकार करता है, ना ही वियतनाम स्वीकार करता है, और ना ही मलेशिया स्वीकार करता है। और ये कहता है भाई, जो इंटरनेशनल लॉज है उनके अकॉर्डिंग 200 नॉटिकल माइल तक का इलाका तो हमारा है, और उसके बाद का जो इलाका है वो हाई सीज कहलाता है, और उस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है, वो तो सब यूज कर सकते हैं, है ना। 200 नॉटिकल माइल तक का इलाका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और उसके बाद का इलाका जो वो हाई सीज कहलाता है, और हाई सीज पर किसी का अधिकार नहीं होता। तो चाइना यहाँ पर अनधिकृत कब्जा करके बैठा हुआ है, और इसी चीज पर यहाँ पर विवाद होता है। और इस विवाद में जो फिलीपींस है वो उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक खींच कर ले गया था, जहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने चाइना के इस 9 डैश लाइन के इलाके के दावे पर पूरा पूरा उसको मना कर दिया, उसके दावे को खारिज कर दिया, और चाइना को वहां पर मुक्ति खानी पड़ी। लेकिन चाइना क्योंकि ढीठ है, चाइना क्योंकि चाइनीज है, चाइनीज, चाइना ढीठ है, और उसने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भले ही हमारे इस दावे को खारिज कर दिया है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता कौन है कहने वाला, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को मानते ही नहीं हैं। ऐसी कोई चीज हम नहीं मानते हैं। ठीक है, तो उसने उसके दावे, उसके उस फैसले को मानने से ही मना कर दिया। बाइंडिंग तो होता नहीं है, ठीक है, मानने से ही मना कर दिया। और ये विवाद आज भी है। फिलीपींस का अगर कोई जहाज जाता है तो चाइना फटाक से अपना जहाज भेज देता है, और उस पर पानी की बौछारें करके उसको डुबाने की कोशिश करता है, कभी कभी टक्कर भी मार देता है। ऐसे फिलीपींस को चाइना का कोई ज्यादा किले मिल जाता है तो वो उसको निपटाने की कोशिश करता है। तो यही सब चला करता है, दूसरे दिन पेपर में निकलता है। भारत जो है, भारत भी इसका बेनिफिट उठा रहा है। भारत कैसे बेनिफिट उठा रहा है? अच्छा, भारत और वियतनाम के बीच के संबंध वैसे ही है जैसे पाकिस्तान और चीन के बीच के संबंध। भारत की बहुत सारी कंपनीज ने वियतनाम की कंपनीज के साथ संबंध और सहयोग स्थापित किया है, उसके साथ समझौता किया है। वो समझौता क्या है? साउथ चाइना सी में एक्सकेवेशन के लिए, साउथ चाइना सी के नेचुरल रिसोर्सेज के दोहन के लिए, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस के दोहन के लिए, अडानी की जो कंपनी है उसने भी यहाँ पर इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। ओएनजीसी विदेश निगम लिमिटेड है, इसने भी वहां पर कॉन्ट्रैक्ट किया है। और ये सब कंपनियां वियतनाम की कंपनी के साथ मिलकर वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेज उनका दोहन करने का काम कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये साउथ चाइना सी में अगर चाइना इस तरीके से कब्जा करते रहता है तो भारत के जो हित हैं, जो उसने वियतनाम की कंपनियों के साथ, वियतनाम की सरकार के साथ मिलकर दोहन करने की बात वहां पर करी है, उसको भी तो नुकसान पहुंचेगा। भारत का आर्थिक नुकसान भी वहां पर होगा। दूसरी बात, भारत का जो 55% ट्रेड है इधर का, वो इसी साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है, स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए। तो भारत के लिए जो एक समुद्री रास्ता है, उस समुद्री रास्ते में भी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। अभी रिसेंटली, अभी कुछ दिन पहले के न्यूज़पेपर में था, और मैंने आपको जो दिया था उसमें मैंने बताया भी था कि जो चाइना है, उसके इस साउथ चाइना सी पर प्रभाव को कम करने के लिए भारत ने क्या किया है, भारत ने भी फिलीपींस के साथ सहयोग किया है और अपने कुछ जहाजों को फिलीपींस भेजा, जैसे आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति, आईएनएस इलान। इसमें सॉरी, सिंगापुर में भेजा है, फिलीपींस नहीं भेजा, सिंगापुर भेजा है। और यहाँ पर अदानी की जो कंपनी है, ठीक है, अदानी की जो कंपनी है वो बेसिकली क्या कर रही है, दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस का एक शहर है बातान, वहां पर वो बातान में क्या कर रही है, अपना एक पोर्ट डेवलप कर रही है। तो उसको कोई खतरा ना पहुंचे, इसके लिए भारत ने वहां पर ये भेजा है। अभी हम लोग इसकी बात डिटेल में थोड़ा सा कर लेंगे कि आखिरकार क्या है। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। वापस आते हैं अपने पार्ट पे। तो लगता है कि आपको थोड़ी सी इसके बारे में जो समझ है वो डेवलप हुई हो। अगर इसका मैप बनाने को आएगा, क्वेश्चन में आता है तो मैप कैसे बनाएंगे। मैप बनाना बड़ा आसान है इसका। यहाँ पर चाइना बनाइए, मलेशिया बन गया। ठीक है, मलेशिया के नीचे यहाँ पर बन जाएगा आपका इंडोनेशिया, स्टेट ऑफ मलक्का वाला। यहाँ पर रफली बन जाएगा आपका बोर्नियो। और ये है आपका एक तरीके से फिलीपींस वगैरह बना दीजिए, ये स्प्रैटली आइलैंड, पार्सले आइलैंड, और यहाँ पर एक और है। तो ये है आपका चाइना, ये है आपका फिलीपींस, ये है आपका यहाँ पर बोर्नियो, ये मलेशिया, ये इंडोनेशिया, ये स्टेट ऑफ मलक्का, है ना। नेमिंग जरूर करनी है। और यहाँ पर जो चाइना है वो बना रहा है अपनी 9 डैश लाइन। यहाँ पर है आपका, राइट, ये 9 डैश लाइन है। पारासेल्स आइलैंड, स्प्रैटलीज आइलैंड, ये 9 डैश लाइन है। ठीक, ये 9 डैश लाइन है। यहाँ पर नातूना, ये नातूना आइलैंड है। ये डायग्राम बनाने में और पूरी फ्रेमिंग करने में आपको मैक्सिमम लगने चाहिए 40 से 50 सेकंड। ठीक, 40 से 50 सेकंड से ऊपर का समय इस मैप को बनाने में आपको नहीं लगना चाहिए। प्रैक्टिस करिए और इन मैप्स को बनाने की प्रैक्टिस करिए। 40 से 50 सेकंड के ऊपर का समय मैपिंग और नेमिंग में लगा तो समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन गया। ठीक, मैप बनाएंगे तो जाहिर सी बात है बाकी उससे बेहतर नंबर आप पाएंगे। ठीक है, तो ये साउथ चाइना सी है, पार्सले और स्पेटली आइलैंड है। मैं बोल समझा तो चुका ही हुआ हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप इसको चाहे तो नोट कर लीजिए कि यहाँ पर बेसिकली क्या है, दक्षिण चीन सागर क्या है, चीन के दक्षिण में स्थित है। चीन के दक्षिण में स्थित है। इसको बॉर्डर कौन कौन करता है, इसको बॉर्डर करता है चीन, इसको बॉर्डर करता है फिलीपींस,
इसको बॉर्डर करता है मलेशिया। तो यहाँ पर है बेसिकली ये वियतनाम, इसको बॉर्डर करता है वियतनाम। ठीक। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर दक्षिण चीन सागर में दो प्रमुख आइलैंड हैं, पैरासिल्स आइलैंड और स्प्रैटलीज आइलैंड। इन स्प्रैटलीज आइलैंड पर चीन ने कब्जा कर रखा है, और चीन ये कहता है कि जो 9 डैश लाइन है ये चीन की सीमा रेखा है, और इसलिए इस क्षेत्र में जितने भी आइलैंड है और जितना भी पूरा इस साउथ चाइना सी का इलाका है वो पूरा का पूरा चीन का है। नेचुरली चीन का उस पर पूरा पूरा अधिकार है, लेकिन चीन के इस दावे पर जो वियतनाम है, मलेशिया है, जो फिलीपींस है, वो अपना ऑब्जेक्शन डालते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं है, चीन का यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है। क्यों? फिर से वही वाली बात, यूएन क्लॉज वाली, कि 12 नॉटिकल माइल तक तो हर देश का, अपनी बेस लाइन से हर देश का 12 नॉटिकल माइल तक संप्रभु अधिकार होता है, और उसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, और उसके बाद हाई सी आ जाता है, इस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता, सभी उसका बराबर इस्तेमाल कर सकते हैं। साउथ चाइना सी की जो इंपॉर्टेंस क्या है, साउथ चाइना सी की जो इंपॉर्टेंस है, लोकेशन बता दी हम लोगों ने। अब साउथ चाइना सी की जो इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस क्या है, पहली बात तो यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उनकी भरमार है, जिसमें खास कौन कौन है, ऑयल है और जो नेचुरल गैस है। ठीक, इस वजह से इस पर चीन कब्जा करना चाहता है। इसके अलावा ये क्या है, ये जो साउथ चाइना सी है, ये साउथ चाइना सी एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर पड़ता है, एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर पड़ता है। तीसरा, ये गेटवे टू प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है, जो बेसिकली क्या करता है, जो बेसिकली इंडियन ओशन को मलक्का जल संधि यानी कि स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। दुनिया का 1/3 व्यापार इसी मार्ग से होता है, और भारत का 55% जो व्यापार है वो भी इसी मार्ग से होता है। भारत का भी 55% व्यापार इसी मार्ग से होता है। तो ये इस साउथ चाइना सी के इंपॉर्टेंस में सबसे ज्यादा प्रमुख व्यापारिक मार्ग होना, और ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार होना, नेचुरल गैसेस के भंडार होना यहाँ पर। ठीक है। अब जो ये दावा है, इस दावे को हम लोगों ने देखा कि ये लोग नहीं मानते हैं, उसके जो सराउंडिंग जो दूसरी कंट्रीज हैं, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, नहीं मानते हैं। और यहाँ पर इनके बीच में जो विवाद है, विवाद उत्पन्न हुआ। और यहाँ बेसिकली क्या है, अच्छा मैंने ये बताया कि यहाँ पर नीचे इंडोनेशिया भी है, इंडोनेशिया की सीमा तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर एक आइलैंड है नातूना। इस नातूना आइलैंड पर इंडोनेशिया ने कब्जा कर रखा है, और वो इस पर अपना दावा करता है नातूना आइलैंड पर, और यहाँ पर इस पर दावा करने के लिए, उस दावे की सुरक्षा करने के लिए उसने यहाँ पर अपनी जो सैनिक हैं उसको भी नातूना पर तैनात कर दिया है। इसके अलावा 90% जितने भी आइलैंड है उन सब पर कब्जा करके बैठा हुआ है चीन। इसके अलावा बहुत सारे उसने आर्टिफिशियल आइलैंड ही बना के रखे हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड पर भी उसने मिलिट्री बेस अपने बना रखे हैं। ठीक है। अब जो फिलीपींस है, फिलीपींस इस साउथ चाइना सी का ये जो झंझट है, इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले जाता है, सॉरी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ले जाता है, जस्टिस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ले जाता है, इंटरनेशनल अधिकरण पे ले जाता है, और वहां पर इस दावे को डालता है। आईसीए ले जाता है, ध्यान रखिएगा, आईसीजे नहीं, मैंने कुछ बार बोल दिया आईसीजे, गलती से निकल गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अधिकरण।
और जो अंतरराष्ट्रीय अधिकरण है वो चीन के इस साउथ चाइना सी पर जो दावा है उस दावे को स्वीकार कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। तो ये चीन की डिप्लोमेटिक पराजय है, डिप्लोमेटिक हार है, लेकिन चीन जो है वो इस आईसीए के दावे इस फैसले को मानने से मना कर देता है। ठीक। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट है। अमेरिका जो है वो अंतरराष्ट्रीय इस बात पर अमेरिका भी उठ के खड़ा होता है। अमेरिका कहता है कि भाई इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो देशों के बीच में विवाद को निपटाने के लिए बनाई गई है, और सभी देशों का जो उसके सदस्य देश है उनका ये दायित्व है कि वो इसके निर्णयों को, इसके जो फैसले हैं उनको माने, है ना। और वो कहता है कि जो इंटरनेशनल एक व्यवस्था है वो नियमों के आधार पर होनी चाहिए, और इसके अनुसार चीन जो है वो यहाँ पर इस ये जो निर्णय है इसको माने, और साथ ही साथ वो साउथ चाइना सी पर अपना अधिकार करके जो दूसरे देशों के नाव वगैरह पर, रास्तों पर जो उनके शिप्स वगैरह उनके रास्ते में जो रुकावटें डालता है उसको ना डाले, और इसको जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संचार मार्ग है उसको वो बाधित ना करे, और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के आधार पर सभी के लिए निर्धारित है वो प्रोवाइड करे सबको। ठीक है, क्लियर। अब भारत का बेसिकली यहाँ पर क्या वो है, तो भारत भी एक महाशक्ति है। ठीक है, भारत भी एक महाशक्ति है, और इसका जो प्रसार है वो केवल इंडियन ओशन में नहीं है, बल्कि भारत अलग अलग दुनिया के देशों के साथ व्यापार कर रहा है। उसके सामरिक संबंध है, उसके रक्षा संबंध है, वो दुनिया के देशों के साथ रक्षा संबंध में वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है। ठीक है, व्यापार है तो उसके जहाज समुद्री रास्ते से जाते हैं। ठीक। तो भारत का भी यहाँ पर हित इन्वॉल्व है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो चीन की ये जो नीति है, चीन की ये जो एक आक्रामक नीति है, इस आक्रामक नीति से जो दक्षिण चीन सागर का जो एरिया है यहाँ पर बेसिकली क्या है, तनाव बढ़ रहा है। और तनाव बढ़ रहा है तो यहाँ पर जो ये नेविगेशन है, जो समुद्री संचार है, समुद्री आवाजाही है, इस पर क्या पड़ता है, असर पड़ता है। और इससे एक मुक्त, एक फ्री तरीके से जो नेविगेशन है, जो समुद्री आवाजाही है वो नहीं हो पाती है, नौवहन नहीं हो पाता है। इससे भारत इस पर आपत्ति करता है, और भारत कहता है कि भाई हम मुक्त नौवहन व्यवस्था का समर्थन करते हैं। जैसे अमेरिका ने कहा कि चीन का दायित्व है कि वो यहाँ से अपने जो अनधिकृत जो इस पर वो दावा कर रहा है, अनऑथराइज जो यहाँ पर अपना वो दावा कर रहा है, उससे पीछे हटे और उसको कोई भी बाधा ना पहुंचाए। दूसरी चीज, चाइना यहाँ पर यूएन क्लॉज यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन है ना, उसका भी उल्लंघन कर रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का उल्लंघन कर रहा है। भारत कहता है कि भाई हम इन सब अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, अंतरराष्ट्रीय जो कानून है, अंतरराष्ट्रीय जो विधि है, जो आर्बिट्रेशन प्रोसेस है, जो जस्टिस सिस्टम है, उसका हम सम्मान करते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि चीन को भी इसका सम्मान करना चाहिए। और दक्षिण चीन सागर का जो भी विवाद है, दक्षिण चीन सागर के इस पूरे विवाद का जो समाधान है वो अंतरराष्ट्रीय कानूनों और नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए, और चीन को उसे मानना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक। दूसरी चीज हम यहाँ पर ये देखें, मैंने कहा था कि दक्षिण चीन सागर व्यापार के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, और भारत का भी लगभग 55% जो व्यापार है वो इधर से ही होके जाता है, और दुनिया का 1/3 जो व्यापार है वो इधर से होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग में भी पड़ता है। और चीन की ये जो नीति है, चीन की ये जो दक्षिण चीन साउथ चाइना सी पॉलिसी है, इससे अस्थिरता बढ़ रही है, इस रीजन में अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है। उसकी अनस्टेबिलिटी के बढ़ने से ये जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, जो ये नौवहन है, इस पर कैसा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ठीक। दूसरी चीज, इंडिया की जो एक्ट ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी है, उस लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी में वो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं, जो आसियान के सदस्य देश हैं, उनके साथ अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। और ये आसियान के जितने भी देश हैं, ये साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी देश हैं, ये सब चाइना की आक्रामक नीति से परेशान है। वो चाहे मलेशिया हो, वो चाहे आपका फिलीपींस हो, वो चाहे वियतनाम हो, ये सब उससे क्या है, परेशान है। और ये चीन से परेशान होकर भारत के साथ जो उसके रक्षा संबंध हैं, भारत के साथ जो आर्थिक सहयोग है, उन आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कि आग के लिए पानी का डर बने रहना जरूरी होता है।
तो चीन के लिए, चीन को कमजोर करना तो भारत को मजबूत करना पड़ेगा, ये वो लोग भी जानते हैं, ये अमेरिका भी जानता है, तभी वो चीन को दबाने के लिए भारत को बढ़ावा देता है। और इसीलिए ये देश अब चीन को दबाने के लिए, चीन के प्रभाव को कम करने के लिए इस इलाके की एक दूसरी महाशक्ति भारत के साथ अपने संबंधों को, अपने सहयोगों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे भी भारत का जो इन्वॉल्वमेंट है वो वहां पर बढ़ जाता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि भारत जो है वो वियतनाम और फिलीपींस की कई सारे जो कंपनीज हैं उनके साथ उसने समझौता किया है साउथ चाइना सी में, जो भी नेचुरल रिसोर्स है, जो नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सकेवेशन के लिए, उनके उत्खनन के लिए। तो अगर जो चाइना है वो यहाँ पर बाधा उत्पन्न करता है तो भारत के जो इकोनॉमिक हित है वो इकोनॉमिक हितों पर भी क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, और भारत यहाँ पर इसका विरोध करता है इसी वजह से। ठीक। अभी हम लोग अभी देखें तो मैं आपको इसकी कटिंग भेजूंगा। तो अभी बेसिकली कुछ दिनों पहले न्यूज में एक बात आई थी कि भारत जो है, मई में ऐसा हुआ था कि भारत जो है जब चाइना लद्दाख में और बाकी जगहों पर भारत के खिलाफ अपने अभियान शुरू करता है, भारत के खिलाफ झड़पें करता है, अपनी सेना तैनात करता है, तो भारत भी अब उसको घेरने की कोशिश कर रहा है। जैसे अभी तिब्बत और रिजॉल्व तिब्बत वगैरह का जो केस चल रहा है, जिसको मैंने आपसे कहा नजर बनाए रखिएगा, उस पर भी वो अब तिब्बत के लिए मुखर हो रहा है। नैन्सी पेलोसी जब कुछ समय पहले ताइवान गई थी, तो उसके पहले भारत जो है वो चाइना की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता था और ताइवान को चाइना का हिस्सा मानता था। लेकिन जब नैन्सी पेलोसी वहां पर जाती हैं और ताइवान को चाइना से अलग देश मानने का एक संदेश देती हैं, तो भारत की जो परिस्थिति है, भारत की जो सोच है, भारत का जो विचार है वो भी बदलता है, और अब वो चाइना की वन पॉलिसी नीति का समर्थन करना बंद कर देता है, और ताइवान को वो भी एक इस तरीके से उसके साथ बातचीत करता है, इस तरीके से उसका संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि ये संदेश जाए कि वो ताइवान को चाइना से एक अलग देश मानता है। इसी क्रम में भारत जो है वो, भारत की एक कंपनी है अडानी पोर्ट, ठीक है ना, भारत की एक कंपनी है अडानी पोर्ट ट्रस्ट, या इसका पूरा नाम अगर देखें तो अदानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन, EPSEJ, अदानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये बेसिकली क्या कर रही है, दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस का एक शहर है बाटन, ये फिलीपींस है, और फिलीपींस में एक शहर है बाटन, दक्षिण चीन सागर में ही है। तो यहाँ पर ये बाटन शहर में बेसिकली वो क्या कर रहा है, अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ पर एक पोर्ट और एयरपोर्ट बनाने का उसने एक प्रपोजल दिया है, जिसको फिलीपीन सरकार जल्दी ही मंजूरी देने की तैयारी कर रही है। ठीक है। और इसके लिए भारत अब दूसरी चीज वियतनाम और बाकी देशों के साथ भी वहां पर उत्खनन कर रहा है, तो भारत ने भी अब जब चाइना ने बाकी जगहों पर इंडिया की जो सीमा है वहां पर विवाद को बढ़ाना शुरू किया, तो भारत भी अब ज्यादा क्या हो रहा है, ज्यादा मुखर हो रहा है, ज्यादा वोकल हो रहा है चाइना के खिलाफ। और उसने क्या किया है, अपने 3 जो जहाज हैं, 3 जो नेवल शिप्स हैं, उनको दक्षिण चीन सागर में उसने तैनात करने के लिए भेज दिया। कौन कौन से, INS दिल्ली, INS दिल्ली, INS शक्ति, और INS किल्लान, सॉरी किल्तान। इनको, ये कब की बात है, ये मई 2024 की बात है, यहाँ पर उसने भेजा है, जिनकी तैनाती यहाँ पर की जा रही है। ठीक है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर इन देशों के साथ ये पहले सिंगापुर पहुंचे, सिंगापुर में इनका जबरदस्त स्वागत किया गया। और हम जानते हैं कि भारत और सिंगापुर की जो के बीच के संबंध काफी अच्छे हैं, और इनके पहुंचने के बाद साउथ चाइना सी में भारत की जो उपस्थिति है वो और ज्यादा मजबूत हुई है, इनको वहां पर तैनात कर दिया गया है। ठीक। तो भारत के हित क्या है, एक्ट ईस्ट और लुक ईस्ट पॉलिसी के वजह से जो आसियान देश हैं उनके साथ उसके संबंध मजबूत हैं, और आसियान देश अब चाइना को दबाने के लिए भारत के साथ बस सैन्य और दूसरे संबंध, व्यापारिक संबंध स्थापित कर रहे हैं, भारत को तरजीह दे रहे हैं। दूसरी चीज ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि भारत का लगभग 55% जो ट्रेड है वो इसी रास्ते से होता है।
अस्थिरता की तो बात की, ट्रेड प्रभावित होगी। तीसरी चीज यहाँ पर, ये नेचुरल रिसोर्सेज से रिच एरिया है, खासतौर से ऑयल और नेचुरल गैसेस से, और इनके एक्सकेवेशन के लिए भारत की कई सारी कंपनी, सरकारी प्लस जो यानी कि सार्वजनिक एज वेल एज जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, उन्होंने जो सराउंडिंग कंट्री जैसे वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर वगैरह देशों की कंपनियों के साथ मिलके वहां पर प्रोजेक्ट स्थापित किए हैं ऑयल और नेचुरल गैसेस के निकालने के लिए। ठीक। तो ये इससे भारत का हित वहां पर जुड़ा हुआ है, और भारत इसीलिए बोलता है कि जो चीन है उसको ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिसमें वो वैश्विक जो संस्थाएं हैं और वैश्विक जो नियम है और जो फैसले हैं उनका सम्मान करे, और दक्षिण चीन सागर का जो विवाद है उसको डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के फैसलों का पालन करते हुए उसका निस्तारण करने का प्रयास करे। तो ये इम्पोर्टेंट और अभी करंट में जो चीजें चल रही हैं उनसे भी रिलेटेड चीजें हैं। तो दक्षिण चीन सागर बहुत हॉट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं हमारे पास। तो इतना हम लोग रखते हैं आज, और मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास इसकी लास्ट क्लास होगी, और अगली क्लास में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, भारत और चीन के जो सीमा विवाद है उसको हमको ध्यान देना, और उसके बाद उसी क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक भी शुरू कर लेंगे आगे का।